दोस्तों, आप देखेंगे फिजिक्स में अल्टरनेटिव करंट, जिसमें देखेंगे अपन ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि के बारे में, और कार्यविधि के साथ साथ अपन सिद्धांत भी देखेंगे। तो अपन देखते हैं कार्यविधि। देखिए, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, अपचाई और उच्चाई, अपचाई और उच्चाई। ठीक है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा। तो देखिए, अपन आज कार्यविधि देखेंगे। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, प्राथमिक कुंडली या इन सिरों के बीच अपन अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्थात एसी करंट लगा दें, तब क्या होगा? तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। अब सिंपल सी बात है, अगर करंट लगाएंगे तो धारा भी प्रवाहित होगी जी, जिसमें धारा के प्रत्येक चक्र में कोण एक दिशा में तथा दूसरी दिशा में चुंबकित्व होती है, अतः कोण में परिवर्तन से चुंबकित होती है, अतः कोण में परिवर्तित चुंबक के क्षेत्र में उत्पन्न हो जाती है। द्वितीय कुंडली में सभी कोणों पर लिपटी रहती है, अतः द्वितीय कुंडली के से बीच चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है। फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय प्रेरण से द्वितीय कुंडली की आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर इसमें अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो ये द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रवाहित हो जाती है। और एक किस विधि से होती है? तो अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण से। ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर इसको प्राथमिक कुंडली मान ले तो इसमें भी धारा प्रवाहित होगी, ये चीज़ अपन बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे अपन इसमें कार्यविधि में। तो मान लो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या N1, NP और SP है। ठीक है, तब किसी क्षण प्राथमिक कुंडली के मध्य चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल EP से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ NP d∅/dt हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये प्राथमिक कुंडली में था, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तो N/d∅dt, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देंगे जी, तब क्या आता है देखिए। समीकरण 1 में 2 को भाग देने पर, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? ES/EP इक्वल आ जाएगा NP/NS। अपन 2 में 1 को दे रहे हैं जी, याद रखिएगा, तो NP आ जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, फिर आगे देखेंगे। अगर किसी क्षण प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में बहने वाली धाराएं क्रमशः IP और I हो, सो तब आदर्श सदिश में, ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति और द्वितीय कुंडली की शक्ति लिख सकते हैं क्या? प्राथमिक कुंडली की शक्ति इक्वल हो जाएगा द्वितीय कुंडली की शक्ति, प्राथमिक कुंडली की शक्ति और द्वितीय कुंडली की शक्ति। तब प्राथमिक कुंडली को हम लोग IP इक्वल EP मान सकते हैं, और यहाँ IS इक्वल ES मान सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा जी? इसको इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा? EP ES अपान, इसको इस तरफ ला रहे हैं ना, इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो EP इक्वल हो जाएगा हमारा IP/IS। ठीक है दोस्तों, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि ES की वैल्यू से EP की वैल्यू ग्रेटर है, अर्थात NS की वैल्यू से NP की वैल्यू ग्रेटर है, IP की वैल्यू से IS की वैल्यू ग्रेटर है। ये सब चीज़ बोल सकते हैं ना जी अपन। अपचाई ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की कम होती है, इसलिए
ट्रांसफार्मर में धारा प्रबलता से प्रवाहित होती है। ठीक है जी। अगर इसको अपन एक नियतांक के रूप में प्रदर्शित करें तो कैसे होगा? ठीक है दोस्तों, तो एक नियतांक के रूप में कैसे लिखते हैं इसको देखिए। तो ई एस इक्वल होता है ई पी इक्वल हो जाएगा आई पी अपान आई एस इक्वल हो जाएगा एन एस अपान एन पी इक्वल हो जाएगा के को ही क्या बोलते हैं? एक नियतांक बोलते हैं। एक नियतांक। अब देखिए नियतांक ट्रांसफार्मर में क्या करती है। तो ट्रांसफार्मर में नियतांक ट्रांसफार्मर के परिमाणन अनुपात मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली की फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या का अनुपात को ही ट्रांसफार्मर का परिणाम अनुपात कहते हैं। ठीक है जी। मतलब बोलने का मतलब है, यहाँ पे लिख दूँ क्या जी? तो इसका जो रेशियो निकालेंगे अपन, ट्रांसफार्मर रेशियो जो बोल रहे हैं अपन, ट्रांसफार्मर रेशियो तो होता क्या है? द्वितीयक कुंडली और प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली की फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, ऐसा बोल सकते हैं। और इस नियतांक को किस रिप्रेजेंट करते हैं जी? के से करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों। अब इसकी दक्षता के बारे में जानेंगे अपन। तो देखिए दक्षता के बारे में अगर जानेंगे अपन तो दक्षता कैसे कैसे होती है। ठीक है जी। तो दक्षता के बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं द्वितीयक कुंडली से के द्वारा प्राप्त ऊर्जा, द्वितीयक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा, कुंडली से प्राप्त ऊर्जा। अब बोलने का मतलब है कि द्वितीयक कुंडली से जो प्राप्त ऊर्जा हो रही है उसे प्राथमिक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा के अनुपात में होती है। ठीक है जी। तो अब इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं अपन? तो ऐसे लिख सकते हैं निर्गत शक्ति अपान निवेश शक्ति, निर्गत शक्ति अपान निवेश शक्ति। ठीक है जी दोस्तों। अब इसके अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे अपन कि इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं अपन ट्रांसफार्मर का जी। ठीक है। तो पहला देखिए रेडियो सेट, टेलीविज़न, टेलीफोन, वायरलेस इत्यादि में करते हैं, बैटरी में करते हैं, एलिमिनेटर एवं पावर सप्लाई में करते हैं, वेल्डिंग करने तथा विद्युत पट्टियों में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं। ठीक है दोस्तों। कहाँ कहाँ करते हैं अपन? पहला पावर हाउस से उत्पन्न विद्युत की प्रबलता अधिक करने में करते हैं। एक करते हैं पावर हाउस में, पावर हाउस में करते हैं। दूसरा करते हैं रेडियो सेट, टेलीविज़न, टेलीफोन, वायरलेस में करते हैं। तीसरा करते हैं बैटरी, एलिमिनेटर और पावर सप्लाई में करते हैं। तीसरा करते हैं वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग करेंगे तब भी इस ट्रांसफार्मर का यूज होता है, और तथा विद्युत पट्टियों में भी करते हैं।
विद्युत भट्ठियों में, सॉरी ना, ये भट्ठियाँ हैं, पट्टियाँ नहीं हैं, मुंह से गलत निकल गया था मेरे यार। फिर रेफ्रिजरेटर में करते हैं। ठीक है जी, इतने जगह अपन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अपने नए क्लास में मिलेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी।